हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे चैनल CZ एकेडमी पर। और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। तो दोस्तों, जिस कहानी को मैं अधूरा छोड़ कर गया था उस कहानी को अब मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। तो चाय लेकर बैठ जाइए और हम लोग अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं अपनी जेई की जर्नी आप लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से मैंने अपनी जेई जर्नी की शुरुआत की। और सबसे ख़ास बात ये थी कि जो मेरी जेई जर्नी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि इसमें मतलब एक तो मतलब मैं महाराष्ट्र बोर्ड से था। चलो ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट उन स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल्स नहीं होते और वो उन चैनल्स पर फोकस नहीं होते हैं, वो भी टीचिंग चैनल। मतलब चैनल तो चलो ठीक है, गेमिंग चैनल है, किसी का स्टेटस डालने वाला चैनल है, अलग अलग चैनल्स होते हैं सबके कैटेगरी। बट एक जो एजुकेशनल चैनल होता है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग ही होती है, क्योंकि यार गेमिंग चैनल है तो चलो ठीक उस पर आपको गेमिंग करना है ना। तो खैर वो भी मुश्किल ही होता है, उसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि काफ़ी आसान होता है। तो एज अ गेमर मेरा भी गेमिंग चैनल है, बताऊंगा नहीं। तो इस तरीके से मतलब मेरी जेई जर्नी शुरू हुई थी और काफ़ी अलग थी जेई जर्नी मेरी। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो मेरा 11th था वो जनवरी में बर्बाद होने की कगार पे आ चुका था। बट मैंने फरवरी, मार्च और अप्रैल में मेहनत करके किसी तरीके से अपने 11th को बचा लिया। और सबसे खास बात हमारे बोर्ड की ये है कि भाई हमारे बोर्ड में जो भी चैप्टर्स हैं वो या तो 12th में रिपीट है या तो उनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? मतलब जैसे काइनेमेटिक्स है तो काइनेमेटिक्स तुम्हें रोटेशनल मोशन में थोड़ा बहुत बता ही देंगे, वरना तुम्हें जनरली काफ़ी कुछ पता है काइनेमेटिक्स के बारे में। लॉज ऑफ मोशन है तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में तुम्हें रोटेशन मोशन में काफ़ी कुछ बता ही देंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास उसमें तुम्हें बता देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम उसमें तुम्हें बता देंगे। ये सब जनरली आ भी जाता है पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते, है ना। बट कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको सिर्फ 11 में ही आएंगे, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, मगर ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स तो चलो वो अलग था, ठीक है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपको सिर्फ 11 में ही मिलेंगे। रे ऑप्टिक्स हो गया और कोई चैप्टर तो मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। साउंड्स हो गया, तो साउंड तो खैर उसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव में दोबारा से 12th में रिपीट होगा, तो वो तो आपको मिल जाएगा दोबारा। बाकी केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके अगर बर्बाद हो गए तो 12th में दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप NCERT से हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का 11th कंपेयर करोगे ना, तो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का 11th बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चैप्टर या तो 12th में रिपीट हुए या तो बहुत ही आसान है। जैसे फ्लूइड्स हो गया, सॉलिड्स हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया। कितना टाइम जाएगा इन्हें पढ़ने में? काइनेमेटिक्स पढ़ने में कितना टाइम जाएगा? यूनिट डायमेंशन क्या है यार, ये सब समझ रहे हो? तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारा जो महाराष्ट्र बोर्ड है वो एक एडवांटेज दे देता है स्टूडेंट को कि चलो तुमने 11 में मज़ा मस्ती कर लिया तो भी तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो खैर बचा तो लिया था मैंने अपना 11, बट फिर भी मेरा जो ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैट्स ये सब, मतलब ग्रेविटेशन, ये सब छूटा हुआ था, उतने अच्छे से तो समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ मैक्सिमम चीज़ें कवर अप हो गई थी। तो इसके बाद फिर मैंने अपना जो मई का महीना था उसमें हमारी क्लासेस में बोल दिया गया कि अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा 11th का, अब हम 12th का शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी बोला गया कि जो चैप्टर 11th से कनेक्टेड है उनको हम 11th का लेके पढ़ाएंगे। मतलब उन्होंने रे ऑप्टिक्स भी पढ़ाया, बट वो भी ऑनलाइन पढ़ाया था तो कुछ खास समझ में आया नहीं, ठीक है। तो 12th में उन्होंने सबसे पहले शुरू किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले उन्होंने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा दिया। तो रेडॉक्स तो मेरे को ऑलरेडी आता था, यूट्यूब से सीख रखा था, बहुत ही छोटा चैप्टर था, ठीक है। अलग पांडे सर से ही सीखा था, और जो मैंने पढ़ाया है वो भी लगभग उन्हीं का पढ़ाया है, तो आप लोग मैच कर सकते हो काफ़ी हद तक, है ना। और उसके बाद फिर जो हमारा फिजिक्स है उसमें उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया। तो 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले उन्होंने 11th का पढ़ाया, तो ठीक है 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही बढ़िया से समझ में आया, लेकिन 12th का अगेन उतना कुछ खास समझ में नहीं आया। रीज़न वही है यार, क्योंकि जो पोर्शन है वो 12th का काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो वो ऑनलाइन मोड में समेटना तो इतना आसान नहीं था। तो हम लोगों की एकदम हाइपर स्टडी शुरू हुई ना, तो उस समय लेक्चर्स हमारे कैसे लगते थे, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, समझो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, और फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, मतलब 8 घंटे हमारे दिन में लेक्चर्स चलते थे 12th के। अब इसके बाद सोचो मैं टाइम निकाल लेता था वीडियो बनाने के लिए, मैं टाइम निकाल लेता था क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, 11th कवर अप करने के लिए और 12th का भी पढ़ने के लिए, है ना। तो बेसिकली मेरा ऐसा चल रहा था कि 12th में मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया तो किया, वरना नोट्स बना रहा हूँ, सो रहा हूँ, फिर से लेक्चर सुना, नोट्स बनाया, वीडियो बनाया, सो गया, लेक्चर सुना, नोट्स बनाया, वीडियो बनाया, सो गया, यही मेरा चल रहा था, ठीक है। बाकी एडिटिंग अपलोड वो सब रात में कर देता था 9 बजे के बाद से, ठीक है। तो अब इसी दौरान फिर ऐसा नोटिस आया कि भाई आपका जो 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो कैंसिल हुआ था पहले। तो उसके बाद फिर ऐसा आया कि भाई आपका CET एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए मैंने कुछ कोर्स लॉन्च किया था, है ना, याद हो अगर आपको, तो 29 रुपीज़ का, तो उसमें कुछ 40-45 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था। तो उस समय भी मैंने उस समय मतलब लाइफ में शायद सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था चैनल पे, क्योंकि उस समय मैं लाइव स्टडी भी लेता था और फिर उसके बाद नॉर्मल जो चलता था वो भी चलते ही रहता था। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा
थोड़ा हार्ड टाइम था, बट ठीक है। उसके बाद फिर 10 मई को मैंने अनाउंस कर दिया चैनल पे कि मैं 11th का जेई पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि 11th का जो मेरा कंटेंट था वो थोड़ा सॉलिड तो था भाई, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो मुझे काफ़ी हद तक आता है, और जो फिज़िक्स केमिस्ट्री है वो उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वो तो प्रॉपर हैं ही। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू टीच दैट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी चैनल पर पढ़ा देते। तो मैंने इसकी वजह से 10 मई का अनाउंस कर दिया कि भाई अब मैं जेई नीट का कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ यहाँ पर। तो शुरू तो किया, बहुत जोश जोश में शुरू किया, यूनिट्स मेजरमेंट पढ़ाया, आप लोग देख सकते हो मैंने मतलब उसमें बेस्ट दिया अपना। शायद उतना अच्छा मैं आज नहीं पढ़ा सकता जितना अच्छा मैंने 12th में रह के 11th का जेई का कंटेंट पढ़ा दिया, समझ रहे हो। लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया, काइनेमेटिक्स पढ़ाया, सॉलिड्स पढ़ाया, ग्रेविटेशन पढ़ाया, लगभग 70% सिलेबस मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री भी पढ़ाया, मोल कंसेप्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, और उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत सारे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सारे चैप्टर मैंने लगभग पढ़ाए। 70% से ज़्यादा ही सिलेबस मैंने आपका कवर अप कर रखा है 11th का, और बाकी मैथमेटिक्स मैंने 100% कर रखा है। ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है जो छूटा हो, मिसलेनियस हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो बाकी सब तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये तो हुआ 11th का कंटेंट। तो 10 मई से फिर कैसा था कि हमें जो क्लासेस में शुरू हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हुआ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर सुनना था, नोट्स बनाता था, सुनता था, नोट्स बनाता था। 29 दिनों तक हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चला, कैन यू इमेजिन, 29 दिनों तक। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर जनरली यूट्यूब पर पढ़ाया जाए या आप किसी का भी लेक्चर देखो तो 12 या 13 लेक्चर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता। वर्स्ट कंडीशन में मैं पढ़ाऊँगा तो देखना 6-7 लेक्चर में उड़ा दूंगा इन द सेंस समझाऊँगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि उड़ा दूंगा, ठीक है। बट चलो वर्स्ट केस खींच लेते कि बहुत स्लो पढ़ाया गया 12-13 दिन, बट हमें चला था 29 दिनों तक। और 29 दिनों में भी कुछ कुछ दिन ऐसे थे जहाँ पे डबल लेक्चर लगे थे, मतलब 1.5 घंटे के 2 लेक्चर। सो कैन यू जस्ट इमेजिन हम पर क्या बीती होगी उस समय, मतलब यार इतना ज़्यादा लेक्चर चल रहा है, एक तो है ना, थोड़ी सी खांसी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इतना ज़्यादा एक तो हमारे ऊपर लेक्चर चल रहे हैं, उसके बाद इतना ज़्यादा कंटेंट है, तो फिर भी नोट्स बनाते गए, करते गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद ये फ़ायदा था कि भाई जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होते थे, लेकिन वो जो रिसेंट के क्वेश्चन थे वो नहीं बनते थे, ठीक है। रिसेंट क्वेश्चंस कौन से, जो अभी आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। पहले वो आता था कि अगर इनफाइनाइट डायल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इतनी है, NaCl की K2SO4 की इतनी है, तो बताओ Na2SO4 की कितनी होगी, है ना। तो KCl वाला उसमें से माइनस कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो वो नॉर्मल था यार, वो तो आसान था, तो वो तो आता ही था। बाकी सॉल्ट ब्रिज वगैरह के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो भी हो जाते थे, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन हो जाते थे जेई के, जो रिसेंट क्वेश्चन थे वो नहीं होते थे। लेकिन फिर भी एक खुशी मिलती थी कि चलो कभी के क्वेश्चन तो बन रहे हैं, कभी के क्वेश्चन तो बन रहे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बढ़िया से हम लोगों का खत्म हुआ, खत्म होते होते जून आ गया, आधा जून भी खत्म हो गया था। और उसके बाद मैथ्स में अभी भी जो नए नए चैप्टर 12वीं के पढ़ाए जा रहे वो सब बोर्ड लेवल पढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स भी बैठ रहे तो जेई लेवल खींचना अच्छा नहीं होगा मैथ, हम लोग मैथ के लिए आपके लिए सेपरेट लेक्चर्स अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा टाइम टेबल जो है वो सही चल रहा है। ऑनलाइन लेक्चर्स अभी भी चल रहे हैं, माइंडेड लेक्चर्स ऑनलाइन चल रहे हैं अभी भी। कोरोना अभी भी जा चुका है, लेकिन कोचिंग वाले शुरू नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रेंथ हमारी कोचिंग की थोड़ी ज़्यादा थी, 400-500 बच्चे थे। तो अब यार ऑफलाइन शुरू कर देते तो दिक्कत हो जाती, जैसे 20-30 बच्चे, तो चलो उनको बुला लो धीरे से, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अब इतने सारे स्टूडेंट जब वहाँ जाएंगे तो यार वो तो सबको ही पता चल जाएगा, है ना, तो इलीगल हो जाता वो। तो इसलिए ऑफलाइन हम लोगों का नहीं शुरू हो रहा था, लेकिन मैं एक हद तक मानता हूँ कि यार थोड़ा लेट कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल कोचिंग्स थी उन्होंने अपना ऑफलाइन जुलाई-अगस्त से शुरू कर दिया था। हमारा एटलीस्ट अगर सितंबर से भी कर देते तो भी हो जाता, उन्होंने स्टार्ट किया नवंबर से ऑफलाइन। सो लीव इट, फिलहाल मैं अपना नॉर्मल स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो मई जून का महीना ऐसे ही बीत गया। मैथ में पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया, मुझे अच्छे से समझा, मैट्रिसेस पढ़ाया गया, मुझे अच्छे से समझा, लॉजिक्स पढ़ाया गया, मुझे अच्छे से समझा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मैथ्स 2 था उसमें डिफरेंशिएशन अच्छे से समझा। और फिर उसके बाद एक दूसरे सर थे, तो उन्होंने मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया, एप्लीकेशन ऑफ, हाँ इतना पढ़ाया उन्होंने, डेफिनेट इंटीग्रेशन तक कुछ नहीं समझा, ठीक है। बहुत अच्छे सर थे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गड़बड़ पढ़ाते थे, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स थे और पता नहीं क्या वजह थी कि मुझे कुछ खास समझा नहीं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बोला, तो सभी स्टूडेंट ने थोड़ी सी अपील की, तो टीचर चेंज हुए। तो टीचर चेंज होने के बाद फिर 5th चैप्टर अच्छे से समझा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, और उसके बाद पूरा रिपीट किया गया। नहीं, रिपीट तो नहीं हुआ उस टाइम, ठीक है, उस टाइम रिपीट नहीं हुआ। तो जब ऑफलाइन शुरू हुआ तो उसके बाद जब रिपीट हुआ तब जाके मैथमेटिक्स पूरा समझा, लेकिन अभी नॉर्मली चल रहा है, अभी तक बोर्ड लेवल चल रहा है। अभी तक मेरी कंडीशन ये है कि मुझे 11th का तो ठीक है, अच्छा कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, मैं जेई का जानता हूँ 11th में, लेकिन अगर 12th की बात करूँ तो मुझे जेई का कुछ नहीं पता, और मैथ मुझे 11th में जेई का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। बट फिर भी जब मैं लेक्चर्स अपलोड करता था तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा प्रिपेयर करके ही करता था, और बहुत सारे MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व करके उनके मतलब उनको भी मैं जब सॉल्व कराता था बोर्ड पे तो मेरा भी अच्छा खासा रिवीजन होता था। तो इसकी वजह से 11th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री था वो मेरा एक हद तक काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन गया था, जब तक पढ़ाया तब तक, ठीक है।
और जो मैथमेटिक्स था वो तो मैंने हमेशा से बोर्ड लेवल पढ़ा है 11th का, तो कुछ खास नहीं है। 12th का भी अभी बोर्ड लेवल ही पढ़ा है, जेई लेवल आएगा टेंशन मत लो, ठीक है। तो ऐसा ही था, नॉर्मली चलता रहा और ऐसे ही जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया और फिजिक्स मेरा पूरा ज़ीरो हो रखा था। फिजिक्स में मुझे कुछ भी नहीं आता था। केमिस्ट्री में मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती थी और सैडली और कुछ भी नहीं आता था। सैडली मुझे सच्ची बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। एंड मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहे थे वो आ रहा था। मतलब जैसे मैथ्स 1 मुझे पूरा समझ में आ रहा था और मैथ्स 2 की बात करूँ तो वो जो कुछ चैप्टर छोटे थे वो ऑफलाइन में हो रहे थे, तो इसकी वजह से वो चल रहा था, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। जैसे अभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ऑनलाइन लेक्चर हुआ वो नहीं समझ में आया और ऑफलाइन में अभी तक शुरू नहीं किया था उन्होंने शुरू किया सितंबर से, ठीक है। वो भी कैसा कि 1 घंटे के लिए बुला रहे हैं, उसमें इंटीग्रेशन करा रहे हैं, उसके बाद तुम्हें घर भेज रहे हैं। वो भी उनको बुला रहे हैं जिनको डाउट है, सब लोग मत आओ, क्योंकि कोरोना है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा सेफ्टी यहाँ पे रखना है, तो उनको बुलाया जा रहा है जिनको मतलब थोड़ा भी डाउट है। उनको नहीं बुलाया जा रहा है जिनको समझ गया लेक्चर, ज़बरदस्ती मत आओ, ऐसा उनका कहना था। तो 1 घंटे का लेक्चर लगता था तो रिवीजन के लिए जाते थे। अभी आप लोग बोल रहे होगे कि तुम तो बोल रहे हो नवंबर से शुरू हुआ, तो ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर कब शुरू हुआ, ठीक है। ये सब तो मतलब ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं और उसके साथ एक लेक्चर ऑफलाइन का जोड़ दिया। ये कब शुरू हुआ था, ये सितंबर में शुरू हुआ था, मिड सितंबर में, ठीक है। तो उस समय चलो शुरू हुआ और इंटीग्रेशन वगैरह करा रहे हैं धीरे धीरे, एक लेक्चर के लिए हम लोग जा रहे हैं। अब उसमें मुझे थोड़ा दुख होता था कि यार एक लेक्चर के लिए जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, इससे अच्छा मैं कहीं और से सीख लेता हूँ। लेकिन मैथमेटिक्स से यार प्यार था, ठीक है। अशरफ सर जैसा पढ़ाते थे वैसा तो यार क्या बोलूँ अब, तो इसकी वजह से मैंने कभी किसी यूट्यूबर को नहीं देखा मैथमेटिक्स के लिए। 11 में देखा था, बट मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी यूट्यूबर को नहीं फॉलो किया। नारायण सर ने मुझे 10वीं तक पढ़ाया, नारायण सर और मैम ने, तो 10वीं तक उन्होंने मुझे पढ़ाया, उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। उसके बाद 12th में अशरफ सर मिल गए, तो अभी एलएन में हमें एलएम सर मिल गए, ठीक है। तो यार मैं मैथ्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी रहा हूँ और मैं आज भी मानता हूँ कि यार आई लव मैथमेटिक्स, ठीक है। इस इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन, चलो छोड़ो ये बाद में बताऊँगा, तो जो भी है आई लव मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर अशरफ सर ने जब लेक्चर्स वगैरह कराए तो नॉर्मली फिर चलता रहा था, बोर्ड लेवल समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे अक्टूबर आ गया। अब अक्टूबर में भाई कॉलेज के जो प्रैक्टिकल्स है वो थोड़े से शुरू होने लगे, मतलब 7 और 8 अक्टूबर से ऐसा अनाउंस हो गया कि भाई आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। अब तो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के लिए आना है और नॉर्मल लेक्चर्स भी होंगे, तो सेफ्टी प्रिकॉशन रख के आइएगा। तो पहले दिन मैं कॉलेज गया अक्टूबर में, अक्टूबर आ गया माइंड इट, ठीक है। कोरोना के कारण जेई मेंस पोस्टपोन्ड हो गया, वरना नॉर्मली वो जनवरी के एंडिंग में हो जाता है या स्टार्टिंग में हो जाता है जेई मेंस, ठीक है। बट कोरोना के कारण वो थोड़ा सा डिले हुआ है, अभी पता नहीं हमें एग्जाम कब होगा। हम तो भाई एकदम चिल कर रहे हैं, ठीक है। कोचिंग जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, है ना, नए नए अनाउंसमेंट कर रहे हैं चैनल पे कि ये करेंगे वो करेंगे। मतलब एक अलग ही जोश था यार उस समय, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि यार उस समय मतलब ऐसा लगता है ना कि यार उस टाइम जो फील आता था, उस टाइम जो मज़ा आता था ना वीडियोज़ बनाने में, 12th का मज़ा, वो शायद अब नहीं आता। क्योंकि उस समय यार मेरे ऊपर इतना तगड़ा आई लव प्रेशर, ठीक है। मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि आप मुझे इतनी बुरी कंडीशन में डाल दो जहाँ पे मतलब बहुत हार्डवर्क करना पड़े। आई लव दैट कंडीशन, मतलब वहाँ पे यार इतना हार्डवर्क करना पड़े कि तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी ना रहे। तो वैसे कुछ मेरे हालात हो गए थे, जैसे सुबह उठ रहा हूँ मैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर खत्म होते ही मैं चला गया वीडियो बनाने, खाना भी नहीं खाया किसी दिन। फिर 4 बजे लौट के आया, 4 बजे खाना खाया खटाखट, 4:30 बजे दोबारा चला गया वीडियो बनाने, 6 बजे तक वीडियो बनाया, 6 बजे से दोबारा ऑनलाइन लेक्चर है, आया 9 बजे तक लेक्चर लिया, 9 बजे दोबारा गया वीडियो बनाने, 10:30 तक कंप्लीट करके जितने वीडियो बनाए सबकी एडिटिंग की, अपलोड किया और उसके बाद 12 बजे तक सो गया। फिर सुबह उठा 8 बजे लेक्चर ज्वाइन कर लिया, उठते बिना मुँह धोए ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसा चलते रहता था हम लोगों का दिन। तो उस समय तो मैंने मतलब सीटी का कोर्स भी अनाउंस किया था, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक डे था। तो नॉर्मली ऐसा ही चलता रहा, टाइम पास चलता रहा और अब नवंबर आ चुका था। और अब मैं तुम्हें अपनी कंडीशन बताता हूँ, नवंबर आ चुका है। मैथ्स में मुझे लगभग तो काफ़ी कुछ आता है, मैथ्स में मुझे कोई शिकायत नहीं थी किसी से। बायोलॉजी 0 है, फिज़िक्स 0 है, केमिस्ट्री ओनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड नथिंग। ये क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ नहीं बचा मेरे पास। नवंबर आ चुका है, ये मेरी कंडीशन है। अब नवंबर में ऐसा अनाउंस हुआ कि अब से आपका हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स रखेंगे, ठीक है। अब से वो नहीं होगा कि 1 घंटे के लिए आ जाओ, मैथमेटिक्स का रिवीजन करा देंगे और फिर चले जाना, अब से वो नहीं होगा। अब हम आपका एक प्रॉपर ऑफलाइन लेक्चर रखेंगे जिसमें आपको 4 घंटे ऑफलाइन आना है। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है वो ऑफलाइन पढ़े, जिनको ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन। ऑनलाइन अभी भी बंद नहीं होगा, ऑनलाइन कैसे बंद हो सकता है यार, ठीक है। तो ऑनलाइन अभी भी चल रहा है, लेकिन भाई हम तो ऑफलाइन के दीवाने थे, तो हम ऑफलाइन में जाते थे अब, ठीक है। तो पहला टेस्ट हुआ, तो ऑनलाइन में तो मैं टेस्ट वगैरह सही से देता नहीं था, मूड नहीं बनता था यार ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक है। जनरली मतलब मन ही नहीं करता था लिखने का, ऐसा लगता था यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं पेपर, ऐसा लगता था। तो नॉर्मली आप मेरा अगर ऑनलाइन टेस्ट का पेपर वगैरह देखना चाहो, मार्क्स वगैरह देखना चाहो, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो,
ठीक है। तो काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह मैंने दिए थे और एमसीक्यू वाला टेस्ट चलो थोड़ा मूड से दे भी देता था, बट जो थ्योरी टेस्ट था उसमें लगता था यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। देखो एग्जाम में आपके साथ आप होमवर्क में भले ही कम से कम लिखने की कोशिश करो, आपका हाथ दर्द दे दे, लेकिन एग्जाम में आप कोशिश करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, आप एक आंसर को बड़े से बड़ा लिखो, है ना। तो ये फ़र्क होता है। तो हमारे साथ भी वैसा ही था कि यार, लेकिन जब ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो उसमें कहाँ मन करेगा यार लिखने का। तो मन करता था यार मत लिखो इस क्वेश्चन को, मत करो, तो कोई मूड नहीं था मेरा, ठीक है। तो पहली बार रिजल्ट अनाउंस हुआ तो रैंकर्स की जो लिस्ट है वो हमारे सामने आई, तो मेरा नाम तो उसमें कहीं नहीं था, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट था तो मैंने कुछ ध्यान भी नहीं दिया, अब मुझे पता भी नहीं था कि यार ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होगा, वरना जुगाड़ कर लेता। अब ठीक है, तो चीटिंग मीटिंग नहीं करते थे हम, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ऑफलाइन शुरू हुआ, तो ऑफलाइन टेस्ट जब अनाउंस हुए तो मैंने केमिस्ट्री का पहला टेस्ट दिया, उसमें मेरे 29 मार्क्स आए 35 में से। मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया 40 आउट ऑफ 40 आया, ठीक है। और उस टाइम पे मतलब एक अलग ही खुशी हुई थी, एक अलग ही हवा चल गई थी क्लासेस में कि यार मैथ्स हो तो जैसा जबकि मेरा मैथमेटिक्स उतना कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ यार जो सीख जाता हूँ वो, मतलब मेरा ऐसा ना यार कि देखो जैसे मेरा दिमाग ऐसा नहीं चलता है कि कोई भी सामने वाली नई चीज़ को देख के उस पर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा दो, लेकिन अगर कोई चीज़ मैं जानता हूँ वो चीज़ मेरे सामने आ जाए तो उसमें मैं दिमाग लगा दूंगा। तो आप बोलोगे ये तो हर कोई कर लेगा, नहीं, देखो फ़र्क क्या है। नॉर्मली स्टूडेंट कैसा होता है कि उसको बता दिया इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं तो वो थोड़े दिन बाद भूल जाता है, लेकिन मेरा ऐसा कि मैं जल्दी भूलता नहीं हूँ, ठीक है, जल्दी भूलने की आदत है नहीं। तो इसकी वजह से मैंने अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखा है, ज़रूरी नहीं है वही क्वेश्चन देखो, उस टाइप का या उस टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन, तो भी मैं कुछ क्वेश्चन को कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसा था। तो ठीक है, तो उस टाइम फिर बायोलॉजी का टेस्ट हुआ, तो बायोलॉजी में सिर्फ 26 या 27 मार्क्स आए। खैर मेरे पास फोटो होगी तो मैं लगा देता हूँ। तो इस तरीके से ये जर्नी चलती रही और इसी के साथ साथ अब न्यू ईयर आ गया, ठीक है। तो अब न्यू ईयर आने के बाद यार मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया चैनल पे, फिर मैंने वीडियोस बहुत ही कम कर दिए। आखिरी जो मैंने पढ़ाया था वो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था 12th का, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाया था 11th का इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाया था फिजिक्स का। तो नॉर्मली फिर मैंने वीडियोज़ डालना बंद कर दिया, क्योंकि बोर्ड अनाउंस हो चुका था कि भाई 4 मार्च से बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारी हालत ख़राब थी, क्योंकि हमने इंग्लिश हिंदी अभी तक छुआ नहीं है। फिजिक्स में मुझे अब जाके मॉडर्न फिजिक्स में जो 14 और 15 चैप्टर है वो आ गया था, और रोटेशनल डायनेमिक्स आ गया था, और कुछ और चैप्टर्स हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो आ गया था, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर जैसा ही है वो। तो ऐसा और कोई चैप्टर अगर हो तो ना, और कोई चैप्टर नहीं, इतने चैप्टर मुझे आ गए थे। तो उतने ज़्यादा भी नहीं आ गए थे। केमिस्ट्री में बात करो, केमिकल काइनेटिक्स आ गया था, आयोनिक इक्विलिब्रियम आ गया था, सॉल्यूशन आ गया था। क्यों? क्योंकि इनके टेस्ट हुए थे, तो टेस्ट के कारण हमने एक्सरसाइज पढ़ी तो उससे थोड़ा आइडिया लगा। तो ये सारे चैप्टर्स में थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया था कि भाई है क्या चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें आ गई थी अब जाके जनवरी में। तो अब अनाउंस हुआ कि भाई फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के अभी रिवीजन लेक्चर लगेंगे, केमिस्ट्री में भी रिवीजन लेक्चर लगेंगे, और मैथ्स में भी रिवीजन लेक्चर लगेंगे, ठीक है। अब एक तरफ हमारा कॉलेज में प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं और एक तरफ हमारे यहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो और ऊपर से हमारा जेई का भी लेक्चर चल रहा है शाम को। तो अब हम क्या करें? तो जो दिसंबर का महीना था उसमें हमें मोटिवेशन दिया गया, ऐसा बोला गया कि यार तुम बोर्ड एग्जाम में अगर 100% भी ला दोगे तो भी तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर तुम किसी NIT IIT में चले जाओगे, IIT में चले जाओगे, NIT नहीं, किसी IIT में चले जाओगे तो भाई मतलब कौन तुम्हें नहीं पूछेगा, ये बताओ। ऑब्वियसली गलत बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। तो हमने बोर्ड एग्ज़ाम छोड़ दिया, हम लग गए जेई पे, PYQ करने लगे। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का मैंने PYQ बना डाला, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का PYQ बना डाला, मैंने मतलब मैथमेटिक्स के लगभग सारे चैप्टर के मैं PYQ ट्राई करने लगा, AOD के PYQ बनाने लगा। तो ऐसे मैंने PYQ ट्राई करने लगा, इंटीग्रेशन का ट्राई करने लगा। मैंने PYQ बुक खरीद ली, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने PYQ बुक खरीद ली, PYQ ऐप जो आता है एक जेईई मेंस का, उस पर अब खैर पैसा लग गया, लेकिन तब पैसा नहीं था, तो वो भी मैंने खरीद लिया। पैसा तो नहीं था खैर, फ्री में था तब, तो मैंने वो उस पर भी सॉल्विंग शुरू कर दी, PYQ लगाने लगा। अब जनवरी आ चुका था, तो इस टाइम तक हम बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब टेस्ट जब होता था तो उस समय थोड़ा पढ़ लेते थे, बाकी जनरली हम जेईई कर रहे हैं। अब काउंसलिंग हुई सबकी, तो सर ने हमें बुलाया। सर ने बोला ये जो प्रीलियम हो रहा है इसमें कितना ला दोगे? मैंने बोला सर 80%। बोलते बोर्ड में मैक्सिमम कितना ला दोगे तुम? मैं बोला सर, बोलते इससे ज़्यादा नहीं लाने, तो मैंने बोला सर 95%। बोलते अच्छा तो कौन सा ऐसा परसेंट है जिससे कम नहीं लाओगे तुम? मैं बोला सर 80%। मतलब मैं 95 से ज़्यादा नहीं ला सकता, मैं 80 से कम नहीं ला सकता, मैंने ऐसा सर को बोला उस समय। तो सर ने बोला ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताओ। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताया, मैंने मैथ्स में 74 बोला, मैंने फिजिक्स में 70 में से 50 बोला, मैंने केमिस्ट्री में 70 में से 45 बोला, ऐसा बायोलॉजी में 70, बायोलॉजी नहीं पूछा था उन्होंने खैर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उस समय बोला सर को। तो सर बोले ठीक है फिर
मुझे तो खैर तुमसे ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन चलो ठीक है जो भी है। तो पहला प्रीलियम्स हमारा हुआ फरवरी में, आप टाइम टेबल देख सकते हो। तब उस प्रीलियम में हुआ ऐसा कि भाई मैथमेटिक्स में आए मेरे 46 या 48 मार्क्स 80 में से, ठीक है, सॉरी 64 मार्क्स 80 में से, इतने गड़बड़ मार्क्स। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को सबसे टफेस्ट पेपर मिल गया था उस समय, ठीक है। तो बहुत ही गड़बड़ मार्क्स आए मेरे मैथमेटिक्स में। तो प्रीलियम्स में जब इतना कम आया तो मैं यार डिस्परेट हो गया। मैं बोला यार, मैंने उन सर से बोला था कि 74 से कम नहीं जाऊँगा और मैं तो इतना ला दिया। तो मैंने 74 इसलिए बोला था कि यार अगर मेरे से गलती होगी तो MCQ में होगी, और 8 MCQ अगर आते हैं तो इसमें से 5 से ज़्यादा MCQ थोड़ी मैं रॉन्ग कर दूंगा, इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। तो इसलिए मैंने 6 मार्क्स अपना काटा था 3 MCQ रॉन्ग के लिए। 3 MCQ, 1 MCQ 2 मार्क्स का, तो 3 MCQ 6 मार्क्स का, तो मैंने 6 मार्क्स काटे और मैंने बोला सर 74 से कम नहीं जाएगा। लेकिन जब पेपर हुआ तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने मुझसे, तो ऐसे मार्क्स मेरे कट गए मैथ्स में। और ऐसे ही फिजिक्स में मेरा कुछ 46 था 70 में से, मतलब सब में लगभग जितना बोला था उससे कम ही आया था। एक केमिस्ट्री था जिसमें मेरा ज़्यादा आ गया था, 70 में से कुछ 52-53 आ गया था, ठीक है। अब वो भी इसलिए आ गया था क्योंकि वही क्वेश्चन आ गए थे जो मुझे मतलब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया था, ठीक है। मेरी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, तो ऐसा था। तो पहला प्रीलियम खत्म हुआ, मेरा परसेंट कुछ 64 बना। तो सर काफ़ी डिस्प्रेट हो गए, सर ने बुलाया। तो सर ने बोला बेटा बोर्ड में तुम लाओ अच्छा परसेंट, जेई भी निकालो, बोर्ड में भी लाओ। तो मैंने बोला सर लेकिन आपने तो बोला था कि जेई करना चाहिए, तो ऐसा वैसा। तो सर ने बोला लेकिन अभी के लिए बोर्ड पे फोकस करो, जेई वैसे भी क्लियर नहीं है कब होगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा शायद। तो सर ने ये भी बोला कि बोर्ड एग्ज़ाम भी शायद पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो मैंने बोला सर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से फिर मैं मतलब दोबारा से बोर्ड पे स्विच हो गया। मैंने बोर्ड का पढ़ना शुरू किया, बोर्ड की थ्योरी, बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया मैंने। बायोलॉजी का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे मैं मतलब लिस्ट ऑफ चैप्टर आपको बता देता हूँ जो जो मैंने पढ़े थे। तो इस तरीके से मैंने इन बायोलॉजी के चैप्टर्स निपटा दिए। केमिस्ट्री का फिजिकल पूरा निपटा दिया मैंने। अब केमिस्ट्री में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भूल गया। सोचो, मैंने जो सबसे पहले पढ़ा था अब मैं उसको भूल गया, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब भूल गया, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खैर पूरी आती थी, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी हमेशा से 0 रही थी। मैंने सर से बोला था सर करवा दो, लेकिन सर के भी पास उतना मौका नहीं था कि सर करवा दें। ऐसा रिवीजन में जल्दी बता दिया था, बट हो नहीं पाया, ठीक है। तो मेरी केमिस्ट्री वीक रह गई हमेशा के लिए। तो इस तरीके से फिर मेरा समय बीतता गया, बोर्ड पर लगा हूँ मैं। अब फरवरी आ गया, तो फरवरी में जेईई मेंस के लेक्चर मैम ने बढ़ा दिए, ठीक है। मैम ने बोला कि हम जेईई मेंस के लेक्चर अब बढ़ा रहे हैं क्योंकि बोर्ड का आपका ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अब तो और कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, या कुछ चैप्टर आप चाहते हो। तो हमने बोला नहीं मैम बस हो गया, अभी हमें बोर्ड पर फोकस करना है। तो मैम ने बोला ठीक है आप बोर्ड पर फोकस करो, और जो जेईई वाले स्टूडेंट है वो अब जेईई पे फोकस करें। तो जेईई का लेक्चर फिर उस समय बढ़ा दिए गए। तो मैं फिर जेईई का लेक्चर जाता था। तो अब मुझे यार रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। जेईई के लेक्चर्स हो रहे हैं शाम को, ठीक है, मतलब सुबह हो रहे, दोपहर हो रहे, शाम को हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैं जेईई के लेक्चर्स में जाता रहा और अपना समय व्यर्थ करता रहा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मेरा पूरा समय व्यर्थ होता रहा। अब जब फरवरी पूरा बीतने ही वाला था, बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाला था, तो सर ने हमें बुलाया। सर ने बोला बेटा क्या लगता है कितना ला दोगे। जब दोबारा से प्रीलियम्स हुए थे तो मेरे मैथ्स में अब की बार 80 में से 74 मार्क्स आए थे, सॉरी 80 में से 74 मार्क्स आए थे। केमिस्ट्री में कम हो गया था, 46 आया था। फिजिक्स में बढ़ गया था, 51 मार्क्स आया था। और बायो में तो नॉर्मल था, 70 में से 42 या 43 था, ठीक है। और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। तो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम जो थे वो सुबह ऐसे धीरे खत्म हो रहे थे कॉलेज में, तो उसका टेंशन नहीं था। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में जाता था। और कॉलेज की बात करूँ तो मैं कॉलेज में सिर्फ एक ही लेक्चर गया था, और वो पहले दिन का 2 लेक्चर था। पहला लेक्चर था फिजिक्स का जिसमें कुछ नहीं समझा, और दूसरा लेक्चर हिंदी था जिसमें कुछ नहीं समझाया। टीचर ने सिर्फ पूछना शुरू किया कि भाई पूरे टेक्स्ट बुक में से तुम एक चैप्टर का नाम बता दो। उतना तो भाई मुझे पता था, इतना बेवकूफ़ मत समझो, उतना मुझे पता था एक चैप्टर का नाम। बट मैम ने खड़ा करके मुझसे ये पूछा कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। नहीं पता। खैर कुछ बोला नहीं उन्होंने, सबको बिठा दिया। मैम ने बोला मुझे पता है यार, नॉर्मल है, तुम लोग पढ़ने वढ़ नहीं रहे हो ऑनलाइन के चक्कर में, तो नॉर्मल है। तो ठीक है यार, उस समय तो काफ़ी बुरा फील हुआ कि नहीं यार पढ़ना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी है। तो फिर क्या हुआ यार, उसके बाद मैं कभी कॉलेज नहीं गया। उसके बाद मैं सिर्फ प्रैक्टिकल में जाता था, घर आ जाता था, प्रैक्टिकल में जाता था, घर आ जाता था। उसके बाद मैं कभी लेक्चर में बैठा ही नहीं। इवन असाइनमेंट भी जब सबमिट करना था, मैंने दोस्त को दे दिया। मैंने बोला ले भाई सबमिट कर देना, ले भाई सबमिट कर देना। हिंदी मैथमेटिक्स का कुछ असाइनमेंट था, मैंने सबमिट करवा दिया। और जनवरी में हमारे कॉलेज के पहले प्रीलियम्स थे, तो उस प्रीलियम में मेरा मैथमेटिक्स में 80 में से कुछ 74 मार्क्स आया था। कॉलेज में भी 73 या 74 मार्क्स था, ऐसा ही कुछ था।
तो एक हवा फैल गई थी कॉलेज में भी कि यार बहुत बढ़िया मार्क्स चाहिए, तो आपस में ही दोस्तों में ही, बाकी उतना कौन हल्ला कर पाएगा उस समय, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे क्योंकि कोरोना दोबारा से फैलने लगा था। तो सबको ये उम्मीद थी कि बोर्ड एग्ज़ाम पक्का पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि कोरोना फैल रहा है, सबको उम्मीद थी, ठीक है, सिवाय ऊपर वाले के, क्योंकि ऊपर वाले को पता था एग्ज़ाम तो होनी है। तो हमें भी उम्मीद थी यार 4 मार्च को बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी, पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन टाइम टेबल तो आ रखा है 4 मार्च से 17 मार्च का है। तो अब एक झटके से न्यूज़ आती है कि हिंदी के पेपर जल गए हैं, इसकी वजह से हिंदी का जो पेपर है वो 5 मार्च की जगह 17 अप्रैल को होगा। तो एक रिलीफ मिल गया कि यार चलो हिंदी के लिए अब टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए, अब सिर्फ इंग्लिश है। मैं बाज़ार गया, मैंने बाज़ार से सैम्पल पेपर की बुक खरीदी नवनीत की, घर आया और इंग्लिश सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि फरवरी अब खत्म होने आया, अब सर ने बोल दिया कि बोर्ड पे दोबारा फोकस करो। तो हमें देखो हुआ क्या, जब जर्नी शुरू हुई 12th की, तो सबसे पहले तो हमें जेई लेवल का पढ़ाया गया। अब जेई लेवल का पढ़ाने के चक्कर में एक एक चैप्टर को इतना ज़्यादा टाइम दे दिया गया और ऑनलाइन इतना ज़्यादा खींच लिया गया कि हमें टाइम नहीं मिला बोर्ड के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स इतना ज़्यादा खींच लिया गया, ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये हुई कि हम कितना स्विच किए। सबसे पहले हम बोर्ड से जेई में गए नवंबर में, फिर उसके बाद जेई से बोर्ड में आए प्रीलियम के टाइम, फिर बोर्ड से जेई में गए जनवरी फरवरी के बीच में, फिर जेई से बोर्ड में वापस आए हम लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से ना तो जेई प्रिपेयर हो पाया ना तो बोर्ड प्रिपेयर हो पाया। अब पूरा एकदम मामला एकदम शांत हो चुका था, मैं समझ चुका था कि यार अब मेरा ना बोर्ड में कुछ होना है ना जेई में कुछ होना है। क्लासेस में जैसे जेई वेई के टेस्ट के मार्क्स तो अब पूछना बंद ही कर दिया था पेरेंट्स ने, क्योंकि पता ही था यार कुछ खास तो आ नहीं रहा होगा, ठीक है। मैं भी मतलब हल्के में लेने लगा, फिर लाइटली लेने लगा जेई के टेस्ट को, बोला चलो ठीक है अब तो जेई का टेस्ट निकल गया, अभी बोर्ड एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, फिर बोर्ड एग्ज़ाम आने लगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम 4 मार्च से था। तो सबसे पहले मैंने अपना इंग्लिश का जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से किया, मैंने 4-5 सैम्पल पेपर सॉल्व किए, सारे सैम्पल पेपर्स को चेक किया और उसके बाद मैंने सारे अप्रिसिएशन एकदम रट्टा मार लिया और सभी चैप्टर्स के लेखक के नाम याद कर लिए, कहानियाँ पढ़ ली, नॉवेल का छोटा छोटा समरी टाइप वीडियो देख लिया, क्योंकि नॉर्मल वीडियोस देखता तो यार नॉवेल मेरे को समझ में आने वाली थी नहीं, मुझे पता था। तो मैंने सिर्फ समरी टाइप वीडियोस देख लिए और हर एक नॉवेल की समरी समझ ली और क्वेश्चन आंसर रीड कर लिए, ठीक है। और वैसे मुझे पता था कि नॉवेल से क्वेश्चन आंसर तो आना नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम आया, भर भर के लिखा इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में, मैंने अप्रिसिएशन प्रॉपर्ली लिखा, नॉवेल के सारे क्वेश्चन आंसर लिखे, पूरा पेपर मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इस तरीके से मेरा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ। उसके बाद अगला बोर्ड एग्जाम था हमारा फिजिक्स का, जो कि था 9 मार्च को, आई थिंक 10 मार्च को, चलो 9 मार्च को था, ठीक है। 4 के बाद सीधा 9, मतलब बीच में 5 दिन का गैप था। तो फिजिक्स के लिए मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था। तो मैंने फिजिक्स में सबसे पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर रिवाइज करना शुरू किया। और फिजिक्स में मुझे अब कितने चैप्टर आते थे ज़रा ध्यान से देखो। रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हमें जनवरी में पढ़ाया गया था ऑफलाइन, सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ाया गया था इसलिए आता है। रिड्यूस भी हुआ था हमारा कुछ सिलेबस, 25% सिलेबस रिड्यूस भी हुआ था, तो इसकी वजह से आता है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पहले ही आता था। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ऑफलाइन पढ़ाया गया इसलिए आता है। फिर उसका सुपरपोजिशन ऑफ वेव आता है और SHM चैप्टर जो था ऑसिलेशन नाम से, वो भी आता है। मतलब शुरू के 6 चैप्टर अच्छे से आते। वेव ऑप्टिक्स हमें सर ने इतने बार समझाया कि सर ने बोला कि अब मैं वेव ऑप्टिक्स अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ाऊंगा, इनको इतने बार पढ़ा चुका हूँ, इनको समझा ही नहीं है। तो वेव ऑप्टिक्स नहीं आया मुझे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक हद तक आता था, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता था और उसके बाद जो मैग्नेटिज्म है आता था, फिर जो मॉडर्न फिजिक्स है सब आता था, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स मुझे नहीं आया खास समझ में, क्योंकि थ्योरेटिकल था तो उसमें रीड ज़्यादा करना, तो मैंने रीड किया नहीं कभी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो अब काफ़ी हद तक चैप्टर्स मुझे आ गए थे और इसमें बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी कोचिंग के कि उन्होंने ऑफलाइन शुरू कर दिया था। तो मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सिर्फ 3 महीने में जेई से बोर्ड, बोर्ड से जेई, जेई से बोर्ड, बोर्ड से जेई करने के बाद भी, बोर्ड लेवल पे इतने चैप्टर सिखाने के बाद हम लोगों की प्रिपरेशन इतनी तो हो गई थी कि भाई बोर्ड एग्जाम में कुछ तो लिख के आएंगे। अब बोर्ड एग्जाम आया फिजिक्स का, तो मैंने अपना रिवीजन कैसे किया था कि 2 दिन भैया चलो शुरू के 5 चैप्टर रिवाइज कर लो, फिर 2 दिन 5 चैप्टर और कर लो, फिर 2 दिन 5 चैप्टर और कर लो, डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। डायोड का डायग्राम, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम, मैग्नेटिक इफेक्ट का डायग्राम, ठीक है। काफ़ी अलग अलग डायग्राम थे, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर का डायग्राम, ये सारे डायग्राम चलो प्रैक्टिस कर लो। डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लो। मैंने डेरिवेशन कुछ खास प्रैक्टिस नहीं किया, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ है बोर्ड एग्जाम के दिन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आया प्रेशर वाला डेरिवेशन, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में है, 1/3 nmv² है ना, VRMS वाला जो डेरिवेशन है। तो जो भी है वो फार्मूला मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। प्रेशर का जो डेरिवेशन है 1/3 nmv² ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो जो था वो तो मुझे आया नहीं एग्ज़ाम में, मतलब 5 मार्क्स का वो आया, मुझे लिखने नहीं हुआ। मैंने शुरू का तो सही से किया, सब कुछ सही से किया, लेकिन बीच में जो स्टेप होता है ना वो मैंने कचरा कर दिया। तो 5 मार्क्स में से मुझे जहाँ तक लगता है 3 मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ भाई फिजिक्स के पेपर में। बाकी सब बढ़िया गया था, MCQ 2-3 रॉन्ग हो गए थे और ऐसा था, मतलब MCQ भी 2-3 रॉन्ग हो गए थे। वेव ऑप्टिक्स का MCQ रॉन्ग हो ही गया और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो रॉन्ग हो गई थी।
और उसके बाद 3 दिन बाद केमिस्ट्री का पेपर था। अब केमिस्ट्री का मेरे हालात सुनो, ठीक है, केमिस्ट्री के मेरे हालात सुनो। केमिस्ट्री में मुझे ना सॉलिड स्टेट आता था, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री मुझे आता था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ के पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे कुछ भी नहीं आता था। लास्ट के एक चैप्टर जो है ग्रीन केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री जो भी उसका नाम है, वो चैप्टर मुझे आता था। पॉलीमर्स थोड़ा काफ़ी एक छोटे से लेवल पे आता था, ठीक है। अब मैंने चैप्टर छोड़ रखे 6 और 9 चैप्टर के साथ मैं बोर्ड एग्जाम में जा रहा हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ फीलिंग आई हैड, बिकॉज मतलब पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ था कि भाई मैं कोई बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूँ और मेरा मन कर रहा है कि बोर्ड एग्जाम ये वाला ना दूँ। केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम जब मैं देने जा रहा था, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि यार रहने दे, ये वाला बोर्ड एग्जाम रहने दे, ये वाला बोर्ड एग्जाम मत दे, ऐसी फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर से। बट ठीक है यार, इसको बोर्ड एग्जाम को कौन रोक सकता था, वो तो जाना ही था यार। नहीं जाता तो क्या होता, फेल हो जाता फिर। तो मैं बोर्ड एग्जाम देने गया, बहुत हिम्मत जुटाई, बहुत कोशिश की, मैं गया और सिर्फ 10 चैप्टर करके गया हूँ। तो समझ सकते हो मुझे कैसा फील हो रहा होगा उस टाइम, ठीक है। मतलब इतना गिल्टी फील हो रहा था, मैं क्या बोलूँ यार। 10 चैप्टर बस किया था मैंने, 5 फिजिकल केमिस्ट्री, 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 2 यहाँ से हो गया अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, वो जो पॉलीमर हो गया और इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री हो गया वो सब। अब बोर्ड एग्जाम में MCQ में मुझसे मतलब 8 MCQ आए थे, 2 MCQ सही हुए, सॉरी 10 MCQ आए थे, 4 MCQ सही हुए और 8 क्वेश्चन आंसर सेशन आया था, उसमें से 2 सही हुआ और वो दोनों फिजिकल केमिस्ट्री का। मैंने जब बोर्ड पेपर खोला केमिस्ट्री का तो मुझे ऑर्गेनिक दिख रही है हर जगह। ऑर्गेनिक का वेटेज कितना था बोर्ड में, 16 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन 22 मार्क्स। मतलब 108 मार्क्स का हमारा विदाउट मार्क्स का पेपर, विदाउट ऑप्शन का पेपर है, तो उसमें से 108 में से 22 मार्क्स की ऑर्गेनिक है बस। मतलब अगर तुम ऑर्गेनिक छोड़ देते हो तो भी तुम 76 ला सकते हो, 76 नहीं 86 ला सकते हो। बट जब बोर्ड एग्जाम में मैंने पेपर खोला तो भाई हर जगह मेरे को ऑर्गेनिक दिख रही है। अब मैं क्या करूँ यार, ठीक है, मतलब हर जगह मेरे को ऑर्गेनिक दिख रही है। मैंने बोला यार अब क्या किया जाए, ऑर्गेनिक तो मैंने किया नहीं है, अब क्या करूँ इसमें, ठीक है। तो रिएक्शन में एक ही चीज़ हमें आती थी कि यार वाटर निकालो, क्लोरीन ऐड करो, सल्फर है तो सल्फर ऐड करो, यही चीज़ मैंने हर एक रिएक्शन में कर डाली। इतना घटिया है केमिस्ट्री का पेपर गया। मैं आया घर पे, सच्ची मतलब मेरी हालत ख़राब थी एकदम, मैं बोल नहीं पा रहा था कुछ। पेरेंट्स से बोला कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत बेकार गया है और अच्छा स्कोर नहीं आएगा केमिस्ट्री में। तो पापा में पूछने लगे कितना कम रहेगा, कैसा रहेगा। मतलब देखते हैं, अभी 60 से कम लग रहा है मुझे, नहीं सॉरी 60 से ज़्यादा, बट 70 से कम लग रहा है मुझे, क्योंकि 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल था और इतना भी गड़बड़ नहीं गया था कि 70 में से 30 ना आए, ठीक है। तो 60 तो पार होगा, लेकिन 70 से कम रहेगा शायद, ऐसा मैंने बोला घर वालों को। तो उन्होंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, तो अपना मैथ का पेपर मत ख़राब करो। तो 12 को हमारा केमिस्ट्री था, 14 को हमारा मैथमेटिक्स था। तो मैंने बोला यार एकदम चिल करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। तो एक सैम्पल पेपर लाया था मैंने, ठीक है, कि मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का वो सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व किया। उसमें एक क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, I.J × K प्लस J.K × I प्लस K.J × I, ऐसा एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मुझे ठीक से नहीं याद है, मैं चाहिए तो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो उसमें आंसर कैसे निकालना था, 1 - 1 + 1 ऐसा बनता, तो फाइनल आंसर आता 1, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने नोट कर लिया, सॉल्यूशन देख लिया, मैंने बोला अच्छा ठीक है यार काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इसको तो बॉक्स प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, चलो कर लिया, एक आ गया आंसर। कल बोर्ड एग्जाम है, सुबह उठी मेरी नींद खुली 8 बजे, 10 बजे बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। 9 बजे निकलता था मैं, जनरली मेट्रो से जाता था, ठीक है। तो 9:30 तक पहुंच जाता था, 11 बजे था शायद बोर्ड एग्जाम, जो भी है खैर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने बोला यार देख लेते कुछ क्वेश्चन और देख लेते। तो मैंने गूगल पे सर्च किया 2-3 क्वेश्चन। तो मैंने I.J × K प्लस K.I × J प्लस J.K × I ऐसा क्वेश्चन सर्च किया। तो फिर से वही क्वेश्चन है, 1 - 1 + 1 = 1। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले ये आखिरी क्वेश्चन था जो मैंने देखा। अब मैं बोर्ड एग्जाम में गया, बोर्ड एग्जाम 2022 में, पेपर खोला, पेपर में मुझे 6वें नंबर पे ये क्वेश्चन दिखा, I.J × K प्लस J.K × I प्लस K.I × K। तो मैंने बोला यार इसका आंसर तो 1 है, लेकिन मैंने उसका आंसर 1 डाल दिया, ठीक है। हाँ, मेरे मैथ्स में देखो क्या हालत था, मुझे मैथ्स 1 पूरा आता था। मैथ्स 1 में तो मुझे किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछते पूरा आता था। मैथ्स 2 में मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के सब कुछ आता था। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के मैं तुम्हें कुछ भी बता सकता था, ठीक है। तो फिर मैंने यार उसका आंसर 1 मारा, तो कॉन्फिडेंट है यार भाई। पहले सैम्पल पेपर में देखा, जो टेस्ट दे रहा था उसमें आया था, तो पहले उसमें देखा, फिर जो सैम्पल पेपर मैं खरीद के लाया उसमें भी देखा, फिर मैं घर पे बोर्ड एग्जाम में आने से पहले जो घर पे क्वेश्चन देख रहा था उसमें भी देखा। तो मैंने 3 बार इस क्वेश्चन को देखा है, और 3 बार अगर मैं किस क्वेश्चन को देख लूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ऊंचे लेवल पे होगा। तो मैंने बोला यार ये तो गलत हो ही नहीं सकता, इसका आंसर तो 1 है। तो मैंने उसका आंसर 1 मार्क कर दिया और बस फिर खुशी खुशी रूम पे लौट आया। और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का MCQ आया था, जिसका जो आंसर है वो
अब तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन उस समय मुझे नहीं आता था कैसे निकालना है। तो मैंने कुछ 5 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। पाँचों सैम्पल पेपर में मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी तरीके का एमसीक्यू नहीं दिखा। कोचिंग में मैंने जो भी टेस्ट दिया उसमें मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी तरीके का एमसीक्यू नहीं दिखा। तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा, एमसीक्यू तो आएगा ही नहीं। तो मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के इसके एमसीक्यू क्यों देखूं, मैं बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यू क्यों देखूं, मैं तो मैथ्स में राजा हूं। तो भाई इसका दुख मुझे हो सकता था। मेरा बोर्ड एग्जाम में कितना आया था, चलो अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है, बट मेरा बोर्ड एग्जाम में 2 एमसीक्यू रॉन्ग हुआ, 3 हो सकता था, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 तो बेसिकली 2 और रॉन्ग हो सकता था, 4 हो सकता था। तो 2 एमसीक्यू और आए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, जिनका मैंने को आंसर मारने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का था, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का था, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो इनका आंसर मारने में मुझे दिक्कत हुई। मैंने बोला यार ये तो गलत हो जाएगा मेरा। तो मैंने बहुत मुश्किल से सॉल्व किया, फिर भी मैं 75-25 में था कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, मैंने मन को थोड़ा हिम्मत करके मार दिया आंसर। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एमसीक्यू आ गया, जिसकी ना तो उम्मीद थी और ना तैयारी। तो हम क्या करते भाई, तुक्का मार दिया। बेसिकली तुक्का नहीं, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो दोनों बॉक्सेस थे उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ऐसे ही सोच के मैंने बोला यार यही तो आना चाहिए, ठीक है। वो ऐड करके मैंने सी की वैल्यू निकाल के उसका आंसर मार्क कर दिया। जबकि उसमें पूछा था कि वेरिएंस पूछा था शायद, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा कुछ पूछा था, वेरिएंस पूछा था शायद, ठीक है, जो भी है। तो मैंने आंसर मार दिया, सी की वैल्यू निकाल के मैंने आंसर मार दिया। क्वेश्चन शायद मैं साइड में दिखा रहा हूँ तो वो देख सकते हो आप। तो इस तरीके से मेरा मैथमेटिक्स का पेपर खत्म हुआ। मैं बाहर आया, मैंने बोला ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर तो ये है ना, तो नहीं उसका आंसर तो ये है। क्या इसका आंसर ये है? चलो ठीक है, ज़्यादा दुख नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक ही एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है, चलो 98 आ जाएगा, 10वीं से ज़्यादा आ जाएगा, 10वीं में 96 था। घर पहुँचा, घर पे सॉल्यूशन देखा, सर को मैंने मैसेज किया, सर से मैंने बोला कि सर सॉल्यूशन बता दीजिए थोड़ा, ये एमसीक्यूज़ में मुझे डाउट है। सर ने बोला ठीक है तो पेपर भेज दे, मैं सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन बताता हूँ। सर को मैंने पेपर भेजा, सर ने सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन सारा पेपर सॉल्व करके दे दिया 20 मिनट में। मैंने बोला सर ये I.J में देखो ना एक बार, कोई गलती तो नहीं हुई है आपसे, इसका आंसर आपने 3 क्यों लिखा, इसका आंसर तो 1 आता है। नहीं बेटा सही है, देखो ना वहाँ पे I.J I हो गया 1 हो गया, ठीक है बेटा। फिर J.K J हो गया 1 हो गया, फिर K.K हो गया 1 हो गया। मेरा सर नहीं 1 - 1 + 1 आएगा। बोलते कौन बोल रहा है, तू ध्यान से देखना, 1 + 1 + 1 आ रहा है, 3 आएगा। अब मुझे लगा बहुत बड़ा झटका। अब मैंने घर पे बोला कि यार मेरा तो सपना अधूरा रह गया यार, मेरे 2 एमसीक्यू गलत हो गया यार, अब मैं क्या करूँ। 2 एमसीक्यू गलत हो चुके और मैंने बाकी क्वेश्चन में 8 करना है तो 11 करके आया हूँ। 12 क्वेश्चन है जिसमें से 8 करना, मैं 11 करके आया हूँ। 6 क्वेश्चन है जिसमें से 4 करना, मैं 6 के 6 करके आया हूँ। समझ रहे हो? तो मतलब मेरा मैथमेटिक्स बहुत ऊपर लेवल पे था, लेकिन ये जो एक सिली एरर थी ना I.J के वाली, इसने मेरी आंखें खोल दी कि भाई कभी भी अंधापन नहीं करने का, क्वेश्चन कितना भी आसान क्यों ना हो उसको पढ़ के जरूर सॉल्व करने का। एक बार इतना कॉन्फिडेंट नहीं होने का कभी खुद पे, ऐसा नहीं करने का कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था, इसका तो आंसर यही, ऐसा नहीं करने का भाई, ठीक से करने का। तो खैर उस दिन तो मैंने अंधापन कर ही दिया था, तो अब क्या कर सकते थे यार, अंधापन हो ही गया था। तो मैथमेटिक्स में मेरे 2 एमसीक्यू गलत हो गए और मुझे लग रहा था कि यार जैसे जो 12 क्वेश्चन थे उसमें से 8 करने थे, उसमें मैं 11 करके आया था, जिसमें से 2 में गलती मिल गई थी मुझे और तीसरे वाले में भी मुझे एक स्टेप गलत लग रहा था। तो मुझे लगा यार इसमें भी 1 नंबर गया तो मेरा 95 आएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है, ऐसा लगा। और बाकी इंग्लिश हो गया था सही से, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री घट गया था, एकदम बेकार गया था। मैथमेटिक्स अच्छा गया, चलो बोल सकते हैं अच्छा गया एक हद तक, क्योंकि यार 2 एमसीक्यू जो रॉन्ग हुआ ना यार, उसने मुझे इतना गंदा वाला हर्ट किया ना यार, क्या बोलूँ। अब बायो का एग्जाम था, तो बायो में यार मैं कुछ चैप्टर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो मैं करके गया था, टिक मार्क करके। तो इतने ही चैप्टर करके गया था मैं, बाकी जनरली कोई चैप्टर नहीं गया था। तो इतने ही चैप्टर में करके गया और फिर अगले दिन पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान आया और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी देखे हुए थे, कुछ एक्सरसाइज से भी थे। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में और इंग्लिश में मुझे कुछ भी एक्सरसाइज से नहीं दिखा, लेकिन बायो में पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो काफ़ी हद तक मैंने किया। बायो का भी पेपर नॉर्मल गया, ऐसा कुछ नहीं गया कि भाई बहुत ही ज़्यादा खुशी हो, है ना, नॉर्मल ही गया। तो इस तरीके से मेरा पूरा पेपर खत्म हुआ। अब हिंदी का पेपर आना था, तो अभी के लिए तो हम लोगों की क्लासेस में 22 मार्च से CET के लिए लेक्चर लगना शुरू होना था, ठीक है। तो 22 मार्च से हम लोगों का CET का लेक्चर लगना शुरू होना था, तो उसके बाद फिर जो प्रिपरेशन थी वो कराते उन लोग CET का, ठीक है। तो 22 मार्च से 17 बेसिकली 14 मार्च को हमारा बायो का पेपर हुआ, 8 दिन का गैप मिला और 22 मार्च से CET शुरू हुआ। तो हम काफ़ी रिलैक्स हो गए, हम बोले क्या ही दिक्कत है भैया। तो हिंदी का पेपर आया। अब हिंदी के पेपर में हम इतना रिलैक्स हो गए थे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने बोला था सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा, अब तो 1 महीना है हमारे पास, अब तो कैसे भी यार ये तो यूँ हो जाएगा यार, 1 महीना है हमारे पास, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो गए। तो अब हमारा हिंदी का पेपर हुआ और हिंदी का पेपर जिस दिन हुआ, मतलब
बढ़िया गया था, ऐसा कोई घटिया नहीं बोल सकते। मेरे को लगा यार 90 पार हो जाएगा आराम से हिंदी में, तो बढ़िया गया था हिंदी का पेपर, ऐसा कोई दुख नहीं हुआ मुझे, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन के आंसर मैं करके आया था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें मतलब मैं श्योर हो जाऊँ कि यार ये तो गलत ही है, ठीक है। तो बाकी सारे ठीक ही है, नॉर्मली किया मैंने, सारे क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट किया और चांसेस थे कि भाई अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अब क्लासेस में क्या हो रहा है, 22 मार्च से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया और ये सीईटी लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं सीईटी लेवल का हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और ये लोग पढ़ा कैसे रहे, जैसे मतलब रिवीजन, जो टीचर की इसमें बिल्कुल गलती नहीं है, मैनेजमेंट से उन्हें मिला था कि भाई तुम्हें 2 शॉर्ट में चैप्टर खत्म करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 लेक्चर ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, और हमें सारे चैप्टर रिवाइज़ कराने हैं। तो उन्होंने ऐसे ही धीरे धीरे शुरू किया, एक ही दिन में पूरा ऑप्टिक्स रिवाइज़ करवाया। उस दिन मुझे रे ऑप्टिक्स वगैरह काफ़ी समझ में आया, धीरज सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और गौरव सर भी अच्छा पढ़ाते थे। तो रोटेशनल मोशन उनसे करवाया, लॉज ऑफ मोशन करवाया, काइनेमेटिक्स करवाया। तो इस तरीके से धीरे 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 सारे चैप्टर करवा रहे। लेकिन वही है यार कि उन चैप्टर्स मतलब नीट लेवल का भी हम उन्हें नहीं कह सकते, क्योंकि बेसिकली वो मैकेनिज्म नहीं बताया जा रहा है, वो शॉर्टकट फॉर्मूले रटवाए जा रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली आया करते थे। आप देखोगे ना तो जेई में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले क्वेश्चन कैसे आते थे कि भाई फार्मूला लगाया आंसर आ गया। नीट में भी पहले क्वेश्चन कैसे आते थे कि बोर्ड लेवल तुमने कोई फार्मूला पढ़ा है, वही फार्मूला तुम यहाँ पे भी यूज़ कर लोगे, सक्सेस हो तुम। लेकिन अब जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, अब ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। अब अगर तुम्हें स्कोर करना है तो थोड़ा सा मैकेनिज्म तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैकेनिज्म इन द सेंस कि तुम्हें मालूम रहना चाहिए कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, इसका सेंस क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें अब पता होनी ही चाहिए, वरना तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसकी वजह से मैंने बोला यार कि ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने बोला यार कि ऐसे तो नहीं होगा यार, जिस तरीके से लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो फिर मैंने बोला यार क्या किया जाए अब, तो कुछ नहीं, कंटिन्यू रहने दो। हम भी एकदम मस्त थे। तो हमारा अनाउंस हुआ था कि आपका जो जेई का पेपर है वो 17 अप्रैल को होगा, और 17 अप्रैल से 29 अप्रैल होगा, और फिर 29 मई से 10 जून तक, नहीं 17 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, और 21 मई से 30 मई तक आपका जेई का पेपर होगा। ऐसा डेट आ गया था हम लोगों का मार्च में, ठीक है। तो हम लोग रेडी हो रहे थे कि चलो यार जेई तो अब देना ही है, तुक्केबाजी में। मैं तो कंफर्म हो गया था कि मेरे को तो ड्रॉप करना है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब कुछ दिन बाद नोटिस आता है कि आपका जेई मेंस पोस्टपोन्ड हो चुका है, एमएसटी सीटी पोस्टपोन्ड हो चुका है। जेई मेंस चला गया 21 से 30 जून, और जेई मेंस 2 चला गया है 23 से 30 जुलाई। जेई मेंस 1 21 से 30 जून, जेई मेंस 2 23 से 30 जुलाई। एमएसटी सीटी का अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं है, और जो जेई एडवांस है वो जा चुका है अब 28 अगस्त को। तो मैंने बोला यार बिल्कुल ठीक है यार, अब तो जेई 4 ही देंगे। तो मैंने ले लिया एटीपी स्टार का कोर्स। एटीपी स्टार का मैंने 4000 का कोर्स लिया, तो उसे पढ़ना शुरू किया मैंने, और मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होकर पढ़ रहा था, ठीक है। शुरू में मैंने कुछ 10-12 लेक्चर देखे, उसके बाद छोड़ दिया। उनके तकरीबन 100 लेक्चर थे, ठीक है, 100 के आसपास लेक्चर थे। मैंने 12 लेक्चर देखे, और उसके बाद फिर मैं कोचिंग पर फोकस्ड हो गया। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं पढ़ा वहाँ से। टेस्ट वेस्ट भी दिए थे, ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। बट वही है यार कि चैप्टर वाइज दे रहे हो तो यार उसमें तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से चलता रहा। तो यार अब मैंने बोला यार अब क्या किया जाए, तो चलने दो, नॉर्मली चलने दो। तो इस तरीके से फिर मेरा जो अप्रैल था वो ख़त्म हो गया, जो मेरा मार्च था वो ख़त्म हो गया। फिर मई में मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया, ठीक है। और भैया आए मई में, तो भैया ने बोला कब जा रहा है कोटा, फ़ोन लगाया उन्होंने, बेसिकली आए नहीं। उन्होंने बोला कब जा रहा है कोटा, बोला भैया वही सोच रहा हूँ एडवांस हो जाए उसके बाद जाता हूँ। भैया बोले तेरे को निकालना है ना IIT, सच्ची बताना IIT निकालना है ना तुझे। मैंने बोला क्यों भैया क्या हुआ। बोलते तुझे अगर IIT निकालना है तो तू अपना जेई एडवांस कर, तू ये जेई एडवांस फोड़ देगा क्या। बोला नहीं भैया इसमें तो बिल्कुल चांस नहीं। तो बोलते जा ना फिर शुरू कर प्रिपरेशन, इतना लेट जाएगा तो क्या पढ़ लेगा 4 महीने में। मैंने बोला अरे यार ये तो मुझे क्लिक ही नहीं हो रहा था कि यार अगले महीने अगले साल पता नहीं कब हो जाए जेई मेंस, हो सकता है जनवरी में ही ले ले, और उन्होंने ले लिया 4 महीने में। तो मेरा क्या होगा यार। तो भैया ने बोला बिल्कुल तुझे अभी ही जाना है। तो मैंने मई में बोला कि भैया एक बैच अभी आई थी 21 अप्रैल को, अगली बैच 10 जून से है। बोलते मई में कोई बैच नहीं। मैंने बोला नहीं भैया नहीं है। बोलते चल ठीक है, एसेट का एग्ज़ाम आता है वो एग्ज़ाम दे दे, और फिर उसके बाद तू कोटा चले जा, अभी बहुत हो गया तेरा। तो 7 मई 8 मई को फिर मैंने जो प्रिपरेशन थी वो बंद कर दी, मतलब कोचिंग जाना बंद कर दिया। और फिर उसके बाद इंतज़ार करने लगा कि यार अब कोटा जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक बात मेंशन करना मैं भूल गया कि बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान, जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसी दौरान जो रियल पावर थी मेरे सब्सक्राइबर्स की वो उस समय मुझे दिखी। मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे उस टाइम, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैं खुद मोटिवेट हो गया कि भाई वीडियो बनाना चाहिए इनके लिए वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर 10वीं का पढ़ाओ, सर 10वीं का पढ़ाओ, सर स्ट्रेटजी दो, सर इंग्लिश का एग्ज़ाम, सर मैथ का एग्ज़ाम। तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे, उसके साथ मैं आपके लिए वीडियो भी डाल रहा था उस समय।
10वीं वालों के लिए, 10वीं में जो होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हो, मैं इनके लिए 100% तरीके से वीडियो बना सकूँ। फिर भी मैं एक हद तक धीरे से जाके 1 घंटे के लिए वीडियो बना लेता था। पेरेंट्स थोड़े नाराज़ भी होते थे कि तेरा खुद का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, क्या कर रहा है तू, ठीक है। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बना देता हूँ थोड़ा। तो बोर्ड एग्जाम मेरा जैसे ही खत्म हुआ, मैंने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक वीडियोस बनाए। फिर मैं वीडियोस बनाते गया। पूरा मैथमेटिक्स मैंने 11th का फिर उसी समय कंप्लीट करा दिया था, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ नए चैप्टर्स उठाए थे और शुरू ही किया था कि उसके बाद प्लान बन गया कि यार अब तुझे कोटा जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, कोटा चले जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा फिर 11th और 12th ख़त्म हुआ। अभी ना तो JEE Mains 1 का एग्ज़ाम हुआ है, ना JEE Mains 2 का एग्ज़ाम हुआ है, ना MST CT का एग्ज़ाम हुआ है। मैंने फॉर्म सबका भर दिया है और कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक हुआ क्या है, अभी तक मेरा 11 ठीक से गया है। कुछ चैप्टर मुझे अच्छे लेवल पे आते हैं, मेरा 12 भी ठीक से गया है। कुछ चैप्टर मुझे बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं भी आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी ऐसा हो कि भाई कोई भी चैप्टर ऐसा हो कि एडवांस लेवल तक आता है, नहीं, ऐसा नहीं था। तो JEE एडवांस का पेपर भी हुआ था उस समय, तो मैं पेपर ले जाके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सीक्वेंसेस सीरीज कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन बन भी रहे हैं मैथमेटिक्स में। फिर सोचा नहीं था कि मैथ्स में ही नेगेटिव में मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा था यार, मतलब बताऊँगा आपको रिजल्ट वगैरह। तो इस तरीके से फिर मेरा 1 से 10 मई के बीच में फिर मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया, ठीक है। और स्टूडेंट्स कम हो गए थे, मेरे दोस्त को भी उतना मज़ा नहीं आ रहा था, मेरे दोस्तों को भी, कि यार क्लास जा रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, तो उन्होंने भी बंद कर दिया। तो इस तरीके से मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो गया। मैं 2 दिन क्लास नहीं गया तो अगले दिन उन लोग बोल रहे क्या यार कल तो आया नहीं, मज़ा नहीं आया क्लास में। मतलब यार क्या मज़ा है यार, पढ़ने आते हो या क्या। बोलते यार पढ़ने का अब क्या करें, सबका मोटिवेशन डाउन हो चुका था और सबका प्लान बन चुका था कि अब कोई प्राइवेट कॉलेज ले लेना है महाराष्ट्र में। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में एक मैं ही था जिसको ड्रॉप लेना था, और बाकी जो नीट वाले थे उनका तो फिक्स ही था ड्रॉप लेना। बाकी जो JEE वाले थे उनका कोई फिक्स नहीं था, उन्होंने मतलब सोचा भी था नहीं भी सोचा था, आई डोंट नो, ठीक है। बट वो ऐसा तो बोलते थे कि मुझे ड्रॉप ईयर नहीं चाहिए, मुझे इसी साल कॉलेज चाहिए। मैक्सिमम लोग, एक स्टूडेंट था जो बोलता था ऐसा, बट ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया, और 1-2 मई से मैंने कोचिंग जाना धीरे धीरे बंद कर दिया था। 2 दिन नहीं गया, 1 दिन चला गया, ठीक है। इस तरीके से दिन बीत गए। फिर उसके बाद जो LN की जर्नी थी, जो कोटा ड्रॉप ईयर की जर्नी थी, वो शुरू होती है मेरी 8 मई से, ठीक है। अब ये जर्नी क्या थी, कैसी थी, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर मैं समराइज़ करके बताऊँ आपको अभी तक का हाल, तो ऐसा था कि 11 में कुछ चैप्टर मुझे आते थे, ठीक है, वो मैं टिक मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। 12th में भी मुझे कुछ चैप्टर आते थे। मैथ में मुझे कुछ भी JEE लेवल नहीं आता था, ठीक है, बट हाँ बोर्ड लेवल पे सब कुछ आता था। बोर्ड लेवल पे सब कुछ आता था, JEE लेवल पे मुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम मेरा हो गया था। बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा केमिस्ट्री छोड़ दो और बाकी सारे पेपर नॉर्मल गए थे। ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट चला गया हो, ऐसा लग गया हो कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेरे रिजल्ट्स कैसे रहे, मेरा JEE Mains 1 का पेपर कैसा गया, JEE Mains 2 का पेपर कैसा गया, और मेरे कोटा डेज कैसे थे, ठीक है। वो होगा हमारा पार्ट 3, बहुत जल्द आएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा, सितंबर ख़त्म होने से पहले तो नहीं आएगा, बट अक्टूबर ख़त्म होने से पहले आ जाएगा, ठीक है। चलो चाहे डेडलाइन दे देता हूँ, 10 अक्टूबर से पहले आ जाएगा, ठीक है, पार्ट 3। क्योंकि पार्ट 3 बनाने के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, वरना मैं बना देता यार। ऐसा वो टाइम ही टाइम यार अपने पास आपके लिए, ठीक है। तो अभी देख रहे हो आप लोग, शाम हो चुकी है, लाइट वाइट जल चुकी है, फ्लड लाइट्स ऑन हो गई हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी अंधेरा भी हो रहा है यार, मेरी शक्ल भी दिख नहीं रही होगी ठीक से, ठीक है। तो अभी वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पे। तो इस तरीके से मेरी जो जर्नी थी वो 12th की ख़त्म हुई। अपनी क्लासेस के साथ अच्छी खासी मेमोरीज थी दोस्तों की। कुछ दोस्त अभी भी साथ हैं, जैसे युवराज सर जी हो गए, आप उनके कमेंट्स वगैरह देखते रहते हो, है ना। तो ऐसा है यार, हर एक स्टेज पे आपको नए नए दोस्त मिलते रहते हैं। बट कोटा में मेरा अलग ही एक प्लान था, ठीक है। जो भी था वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं अपनी जर्नी को थोड़ा सा अब समराइज़ करके आपको बता दूँ, तो मेरी जर्नी में ऐसा था कि यार, ठीक है, तो अभी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ानी ही पड़ेगी। तो मेरी जर्नी में अभी तक ऐसा है कि भाई 12th में मेरा पूरा बर्बाद हो गया है। ना मैं JEE कर पाया हूँ, ना मैं बोर्ड कर पाया हूँ। उसकी वजह एक है, मैं JEE पे स्विच किया, बोर्ड पे स्विच किया, JEE पे स्विच किया, बोर्ड पे स्विच किया, JEE बोर्ड, JEE बोर्ड, JEE बोर्ड, कुछ नहीं हो पाया। और ऊपर से चैनल भी मैनेज कर रहा हूँ, समझ रहे हो, उस पर भी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो चलता रहा, वो तो कुछ खास नहीं हो पाया, ठीक है। और 11th की जर्नी की बात करें तो कुछ चैप्टर आते थे, तो वो सारे चैप्टर मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो अभी ये जो हिंदी के पेपर से लेके जो टाइम था, जो बायोलॉजी से पेपर लेके जो टाइम था, वो पूरा टाइम वेस्ट हुआ है। क्लासेस गया, क्लासेस में सर क्वेश्चन पूछ रहे, पहले ही आंसर दे देना हूँ सर के क्वेश्चन कंप्लीट होने के, क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान होते थे, ठीक है। अब जैसे सर ने पूछा, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, गोज विथ वेलोसिटी दिस, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन 3 सेकंड,
पेन बिना उठाए सर 30, ठीक है, ऐसे ही बोल देते थे। तो आसान था यार वो सब। तो कुछ खास नहीं था यार उस समय, ना प्रिपरेशन, ना घर पे आके पढ़ना, घर पे आके सिर्फ पढ़ाना था, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वीडियो वगैरह बना के सब कुछ शांत हो गया जब माहौल, तो 8 मई से फिर मेरी कोटा की जर्नी शुरू होना शुरू हुई, ठीक है। तो शुरू होना शुरू हुई है, वो कैसी हुई, क्या रहा उसमें, वो सब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और पार्ट 4 में आएगा कंक्लूजन, मतलब जो कोटा डेज थे उसका फाइनल कंक्लूजन जो था वो क्या निकला, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।